नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। स्वागत है आपका उत्तराखंड के बुलेटिन में। और सबसे पहले बड़ी जानकारी का रुख करेंगे देहरादून से। इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। रोजगार सृजन के संबंध में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की बैठक हुई है। विभागीय अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। आज शाम 4 बजे विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक होगी। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। आज शाम 4 बजे विभागीय अधिकारियों के साथ सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत बैठक करने वाले हैं। रोजगार सृजन के संबंध में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत बैठक करेंगे। दरअसल तमाम मुद्दे जो हैं वो उत्तराखंड में गहराते में नजर आ रहे हैं, चाहे रोजगार को लेकर हो, पलायन को लेकर हो, या फिर जो प्रवासी मजदूर वापस लौटे हैं उनको लेकर हो। विपक्ष लगातार इन तमाम मुद्दों पर सरकार को घेर रहा है और सरकार कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। और इसी सिलसिले में आज रोजगार सृजन के लिए 4 बजे विभागीय अधिकारियों की बैठक होगी सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की। विभागीय अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे रोजगार सृजन को लेकर। तो लॉकडाउन के बाद से ही तमाम ऐसे लोग हैं जिनका रोजगार खत्म हो गया है, तो इसी रोजगार को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से लोगों को रोजगार मिल सके, इसको लेकर चर्चा की जाएगी। और ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी पवन दीक्षित मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन, आज सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक होगी रोजगार सृजन को लेकर। बिल्कुल काजोल, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार रोजगार सृजन को लेकर के मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत जो भी काम अभी तक संचालित किए गए हैं उन तमाम चीजों को लेकर के लगातार बैठकें कर रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ सचिवालय पहुंच चुके हैं। सचिवालय में शासकीय कार्य अभी निपटाया जा रहा है, लेकिन वही 4 बजे, आज शाम 4 बजे अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। और इस बैठक का मुख्य एजेंडा ये है कि रोजगार सृजन के अवसर कैसे मुहैया कराया जाए, कैसे बेरोजगारी दूर की जाए, कैसे लॉकडाउन के कारण परेशान लोगों को स्वावलंबी और स्वरोजगार के अवसर मुहैया कराया जाए। तो वही मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत अभी तक की क्या प्रगति रिपोर्ट है, इन तमाम पहलुओं को लेकर के आज अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। और कैसे नए रोजगार के अवसर उत्पन्न किए जा सकते हैं प्रदेश में, इन तमाम चीजों को लेकर के भी बैठक। बिल्कुल पवन, हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार रोजगार को लेकर काफी ज्यादा सजग नजर आ रहे हैं, क्योंकि विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। आगे सरकार की क्या तैयारी हो सकती है? आज इस बैठक में किन किन चीजों पर चर्चा हो सकती है? किस तरह से रोजगार को आगे बढ़ावा देना है? जो प्रवासी मजदूर आए हैं, वापस लौटे हैं, उनको किस तरह का रोजगार मिलेगा? बिल्कुल काजोल, लगातार विपक्ष के हमले से एक सरकार जो है चिंतित है और सरकार को अपनी नाकामी को छिपाने के लिए और अपनी सरकार की उपलब्धियां आगामी चुनाव में भी बतानी है कि इस पूरे पंचवर्षीय कार्यकाल में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा कितने रोजगार के अवसर मुहैया कराए गए, कितने बेरोजगारों को रोजगार दिया गया, कितने को सरकारी रोजगार दिया गया, तो कितने को स्वरोजगार के अवसर मुहैया कराए गए हैं। इन तमाम चीजों को लेकर के सरकार चिंतित दिखाई दे रही है। यही वजह है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी लगातार इस ओर प्रयासरत है। तो वहीं आज जो अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक होगी उसमें कुछ न कुछ रोजगार के अवसरों को लेकर के कोई बड़ा निर्णय भी हो सकता है। विभागवार जो पद खाली चल रहे हैं उन सबकी रिपोर्ट भी मांगी जा सकती है, उनको कैसे भरना है, कितना बजट है, ये तमाम पहलुओं को लेकर के आज चर्चा हो सकती है। और उसके बाद में ये भी उम्मीद की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से जब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य चयन आयोग का जो उद्घाटन किया था, चयन आयोग की बिल्डिंग का उद्घाटन किया था, उसके बाद से चयन आयोग के द्वारा भी कई विज्ञप्तियां भी निकाली गई हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बैठक आज होने वाली है। इसमें रोजगार के अवसर कैसे मुहैया हो सकते हैं, कैसे बेरोजगारी दूर हो सकती है, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए कहाँ किन किन क्षेत्रों में विशेष उपलब्धता है, कहाँ पर सरकार के पास बजट है, बिल्कुल पवन, यहाँ पर एक और सवाल ये बनता है कि जो ऐसे शहर हैं जो कि बड़े बड़े क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, जिन शहरों में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या फैक्ट्रीज है, वहां पर तो रोजगार मिलना आसान है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत ऐसे दुर्गम स्थान होते हैं जहां पर लोगों का पहुंच पाना या रोजगार का पहुंच पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसे लोगों को किस तरह से चिन्हित किया जा रहा है और उन लोगों के लिए क्या रोजगार की तैयारी है? बिल्कुल, लगातार सरकार प्रयास कर रही है कि जिस क्षेत्र में जिस चीज की उपलब्धता है, कहाँ पर कौन सी चीज की संभावनाएं ज्यादा है। अगर उदाहरण के तौर पर देखा जाए पर्वतीय क्षेत्रों में
अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीजों की उपलब्धताएं हैं। कहीं पर्यटन को बढ़ावा देने के और विकसित किया जा सकता है, तो कहीं पर स्वरोजगार के लिए, कहीं पर कृषि को लेकर के, कहीं पर शिक्षा को लेकर के, इन तमाम पहलुओं को लेकर के चर्चा हो रही है। और इसी तमाम चीजों को लेकर के इसमें एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है ताकि लोगों को कैसे स्वावलंबी और रोजगार बनाए। बिल्कुल पवन, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो आज विभागीय अधिकारियों के साथ सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत चर्चा करने वाले हैं। आज शाम 4 बजे ये बैठक होगी। मसूरी में कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए त्रिवेंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि पंचायत राज व्यवस्था को पूरी तरह से बर्बाद किया जा रहा है। जिला योजना के बजट में 50% से ज्यादा की कटौती की गई है। उत्तराखंड सरकार केंद्र सरकार की तरह राज्य में कोरोना के संक्रमण को रोकने में पूरी तरह से विफल साबित हुई है। देश में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा प्रतिदिन 1000 से ऊपर तक पहुंच गया है। उत्तराखंड में प्रतिदिन का कोरोना संक्रमण का औसत अब 1000 को पार कर गया है। तो ये गंभीर स्थिति है। आपको बता दूं कि प्रदेश में लगातार कांग्रेस तमाम मुद्दों पर सरकार को घेर रही है। रोजगार को लेकर, शिक्षा को लेकर, एग्जाम्स कराने को लेकर या फिर कोरोना को लेकर तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर सरकार घेर रही है सरकार को कांग्रेस। और जिस तरह से कांग्रेस लगातार मीटिंग कर रही है, आपस में से ऐसा लगता है कि जमीन तलाशने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, लेकिन इसका असर कितना होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार ने पंचायत राज में लगातार कटौती की है और 50% से भी अधिक कटौती इन सब चीजों में की जा रही है। कोरोना को लेकर भी सरकार पूरी तरह से विफल है। कोरोना की रोकथाम के लिए लिया, उसमें इन्होंने कुछ अमाउंट फिक्स की कि जो अस्पताल में भर्ती होगा उसके इलाज पर 1.5 लाख रुपए खर्च करेंगे। उसके अलावा अगर कोई मर गया तो उस पर फला मद पे इतना खर्च होगा और उसके परिजनों को भी कुछ पैसा मिलेगा। ये सब जो व्यवस्थाएं बनाई गई थी, उन व्यवस्थाओं में छेद करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के राज में हो रहा है। अब तो कोरोना के संक्रमण की जांच में जो मुझे बड़ा घोटाला दिखाई दे रहा है कि एक आदमी को आप पहली जांच में संक्रमित बता करके उसको कोविड नियंत्रण केंद्र में भर्ती करते हैं और भर्ती करने के 4 दिन बाद आप कहते हैं कि साहब ये अब नेगेटिव रिपोर्ट आ गई। तो इसी भर्ती और नेगेटिव के बीच के जो 4 दिन में उस 1.5 लाख रुपए को ठिकाने लगाने का काम हो रहा। हकीकत में कोविड नियंत्रण केंद्र में गंदगी का आलम है, घटिया खाना मिल रहा है, वहां पर कोई उनको मरीजों को देखने के लिए नहीं आता है और केवल पैसे का गोलमाल हो रहा। तो इस भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस आवाज उठाएगी। हम तथ्यों की जानकारी हासिल कर रहे हैं। पीड़ित परिवारों की दुर्दशा लगातार संघर्ष करेगी। और जुड़ गए हैं सुनील, लगातार कांग्रेस जो है तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेर रही है। एक बार फिर से कांग्रेस ने ये मुद्दा उठाया है कि कोरोना जांच में भी सरकार हेराफेरी कर रही है और पूरी तरह से कोरोना की रोकथाम को लेकर सरकार विफल है। देखिए काजोल, अगर बात करी जाए तो यहाँ पर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट ने प्रदेश सरकार पे कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने का कहना है कि कोरोना संक्रमण में एक तो सरकार पूरी तरीके से विफल हो गई है, जो टेस्ट की प्रक्रिया चल रही है उसमें भी बहुत बड़ा गोलमाल चल रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर टेस्ट होने चाहिए थे वो टेस्ट नहीं हो रहे हैं, और जो टेस्ट हो भी रहे तो उनकी सत्यता नहीं हो पा रही है। कुछ देर में वो पॉजिटिव बताते हैं, 2 दिन बाद उसी पेशेंट को नेगेटिव बता देते हैं। तो इसमें कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं अगर प्रदेश की बात करी जाए तो प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। 1000 से ऊपर रोज पेशेंट आ रहे हैं, परंतु सरकार पूरी तरीके से विफल हो गई है। अब जाकर आज से बॉर्डरों पे चेकिंग शुरू की गई है कि बॉर्डरों पर ही कोरोना टेस्ट कराया जाएगा, परंतु उसके लिए भी जो इंतजाम होने चाहिए वो इंतजाम वहां बॉर्डरों पे नहीं देखे जा रहे, जिससे लोग काफी परेशान है। ऐसे में जो रीति नीति खासकर सरकार की है उस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और इसी को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। वहीं अगर प्रवासियों की बात करी जाए तो प्रवासियों को रोजगार देने में भी सरकार पूरी तरीके से विफल रही। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जरूर चलाई गई, परंतु उसमें जटिलताएं इतनी थी कि जो प्रवासी अन्य शहरों से अपने उत्तराखंड आए थे वो योजना का लाभ नहीं उठा पाए। और अब ये देखने को आ रहा है कि जो प्रवासी आए थे वो वापस अन्य राज्यों की तरफ रोजगार के लिए जाने लगे हैं। तो अपने आप में कई सवाल यहाँ पर सरकार पर खड़े हो रहे हैं। जी बिल्कुल सुनील, जिस तरह से कांग्रेस लगातार तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेर रही है, यहाँ पर एक और मुद्दा कांग्रेस ने उठाया है कि सरकार जो है पंचायत राज को पूरी तरह से बर्बाद कर रही है। इसको लेकर क्या अपडेट है?
देखिए, अगर पंचायत राज की बात करी जाए तो जिस तरीके से पंचायत राज में मनरेगा है या कई योजना यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है, एक तो उसके बजट में 50% से ज्यादा कटौती प्रदेश सरकार ने कर दी है। वही जो काम यहाँ पर इन योजनाओं के तहत कराए जाने चाहिए वो अपने चहीते खास बीजेपी नेता उन योजनाओं के तहत काम कर रहे हैं, तो इसमें काम की गुणवत्ता और खासकर जो काम जिस तरीके से होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, अधिकारी नेताओं के दबाव पर है और इसी को लेकर एक बहुत बड़ा घोटाला पंचायत राज जो योजना है उसमें देखा जा रहा है। और इसका पर भी सवाल यहाँ पर जोशी सिंह बिष्ट ने उठाया है। उनका कहना है कि वो ग्रामीण क्षेत्रों के भ्रमण पर है, पर जिस तरीके से काम यहाँ पर ग्राम के विकास के लिए होना चाहिए वो काम नहीं हो पा रहा है। सब जगह घोटाला ही घोटाला है। जीरो टॉलरेंस की बात सरकार कर रही है, परंतु जीरो टॉलरेंस नहीं, भ्रष्टाचार में लिप्त है पूरी सरकार और इसको लेकर ही जो प्रदेश का विकास है वो पूरी तरीके से थम गया है और लोग काफी परेशान हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुनील तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। रुड़की नगर के बच्चों में नशे की बढ़ती लत पर लगाम कसने के लिए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने कार्रवाई की। इस दौरान एक दुकान से भारी मात्रा में नशे का सामान बरामद हुआ है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल ने पत्रकारों से वार्ता के दौरान बताया कि उन्हें लगातार शिकायत मिल रही थी कि नगर में भारी संख्या में बच्चे नशे के आदी होकर अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। साथ ही ये भी शिकायत थी कि बाजार में कुछ दुकानदार इन्हें मात्र 10 से 15 रुपए में नशे का सामान बेचते हैं और जिसे खरीदने के लिए बच्चे अक्सर भीख भी मांगते हैं। इस नशे पर लगाम कसने के लिए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने एक टीम का गठन किया जिसमें 2 बच्चों को शामिल किया गया। दोनों बच्चों ने ग्राहक बनकर दुकानों पर पहुंचकर और वहां दुकानदार से नशे की ट्यूब मांगी। दुकानदार ने बच्चों को वो ट्यूब 15 रुपए में बेच दी। बच्चों द्वारा ट्यूब खरीदे जाने के तुरंत बाद पहले से तैयार टीम ने दुकान में छापेमारी कर कार्रवाई शुरू कर दी और इस तरह से 5 दुकानों पर कार्रवाई करते हुए करीब 30 डब्बे ट्यूब के बरामद किए हैं। ये ट्यूब कागज, नोट आदि चिपकाने में इस्तेमाल की जाती है। तो रुड़की में लगातार नशे पर लगाम कसने की कोशिश हो रही है और इसी कड़ी में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने बड़ी कार्रवाई की। दुकानों से भारी मात्रा में नशे का सामान बरामद किया है। दरअसल छोटे बच्चों को यहाँ पर नशे का सामान उपलब्ध कराया जाता है 10 से 15 रुपए में, जिसको लेकर कई बार ऐसे बच्चे हैं जो कि भीख भी मांगते हैं और भीख मांगकर इस तरह से नशे की चीजें खरीदते हैं और नशे का सेवन कर अपना भविष्य बर्बाद करते हैं। इसी को लेकर तमाम कोशिश की जा रही है कि जिस तरह से शहर में लगातार नशे की लत बच्चों में बढ़ रही है उसे खत्म किया जाए और जो लोग ऐसे हैं जो इस कारोबार को बढ़ा रहे हैं उन पे भी नकेल कसी जाए। इस तरह से नशे की आदत में लिप्त होते जा रहे हैं, जिससे कि जो छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं एडेसिव की, इनको 10 रुपीज़ में सेल किया जा रहा है बुक स्टेशनरी शॉप्स पर, होलसेल शॉप्स पर, जिससे कि इनको उसको एक नशे के पदार्थ के रूप में लेने की लत लगती जा रही है। इस प्रकार से कई गतिविधियां आमतौर पे नहर के किनारे, पुल के पास, ये सब्जी मंडी वाले इलाके में कई सारे बच्चों को इस तरह से देखा गया, पाया गया। उसके वीडियोस, फोटोग्राफ्स में बस आते रहे। इसी क्रम में आज एक जॉइंट ऑपरेशन किया गया। हमारा पूरा स्टाफ सिविल ड्रेस में 2 बच्चों के साथ, जिनके नाम मुकुल और कार्तिक हैं, हमने इनको एक ग्राहक बना करके उन शॉप्स पर भेजा और भारी मात्रा में ये ट्यूब्स बरामद हुई हैं इन शॉप्स पर से। तो मैंने वाली ट्यूब मांगी दुकानदार से, हमने लिए 15 रुपये, हमने लेकर आ गए। हमने HD मैडम को दिखाई तो किस किस काम आती है। कितने रुपए की ट्यूब? 15 रुपये की। 15 रुपये जी। तो आपने मांगी एकदम आपको दे दी? जी। पूछा नहीं उसने किस काम के लिए थी? मैंने बोला था ट्यूब दे दो जो सूंघने में काम आती है। अच्छा। तो वो फिर 15 रुपये दे दिए, ले। और ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी अरशद मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरशद, लगातार हम देख रहे हैं कि रुड़की शहर में नशे की लत तेजी के साथ मासूमों में बढ़ती जा रही है, किशोरों में बढ़ती जा रही है। इसे रोकने की तमाम कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके बाद भी कई ऐसे दुकानदार हैं जो नशे का सामान बेचते हैं। हाँ, बिल्कुल साफ तौर पर देखा जाता है कि जगह जगह पर मासूम बच्चे भी इसकी नशे की चपेट में आ रहे हैं। उसी को लेकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने एक अभियान चलाया जिसके तहत उन्होंने 2 बच्चों को अलग अलग दुकानों पर भेजा जहां पर किताबें मिलती हैं, तो उन्हीं पर उनको आसानी से मात्र 15 रुपए में नशे का सामान उपलब्ध करा दिया गया, जो कि सूंघ कर बच्चे अपना नशा करते हैं और तरह तरह के इस तरह की सामग्री हर जगह पर उपलब्ध होती है जिसको ये लोग इस्तेमाल करते हैं। पर बात अगर की जाए तो इन सामानों के बिल भी इन दुकानदारों के पास उपलब्ध होते हैं जिससे ये आसानी से बच जाते हैं। पर कहीं ना कहीं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने
कड़ाई के साथ जो इस अभियान को जारी रखा है, उसमें बच्चों को शामिल किया है। और अब उन्होंने पुलिस से भी मांग की है कि वो भी इसी तरह का अभियान चलाए और इस तरह का सामान बरामद कर इन लोगों के अरशद, खिलाफ रुड़की में कौन कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर ज्यादा नशे का कारोबार हो रहा है और नशे की लत बढ़ रही है? देखिए, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने अपने स्तर पर सर्वे कराया था, तो खास तौर पर अगर बात की जाए तो किताबों की दुकान पर कागज को चिपकाने वाले ये कुछ ट्यूब थी जिनसे कागज और चिपकाए जाते हैं। नोट को भी हालांकि बहुत से लोग चिपकाने का इसका इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं ना कहीं टायर ट्यूब के पंचर भी इसी ट्यूब से जोड़े जाते हैं और ये ट्यूब आसानी से इन शॉप पर उपलब्ध होती है, जो कि बच्चों को भी आसानी से दी जाती है। हालांकि उनसे ये नहीं पूछा जाता कि इस ट्यूब का वो क्या इस्तेमाल करेंगे, पर कहीं ना कहीं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने इसमें बड़ा कदम उठाया और अब फिलहाल इन पर लगाम कसने का जो है वकायत शुरू होगी। बिल्कुल अरशद, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो रुड़की का ये पूरा मामला जहां पर छोटे बच्चों को नशे का सामान दुकानदार आसानी से बेच रहे हैं, जिस पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 दुकानों के चालान किए और साथ ही साथ भारी मात्रा में वहां से ट्यूब्स भी बरामद की हैं। पौड़ी के अमरौली से सदस्य आरती गौड़ ने भादसी से जिला पंचायत सदस्य क्रांति कुपरुवान और यमकेश्वर के सीपी भट्ट पर सोशल मीडिया पर छवि खराब करने का आरोप लगाते हुए थाने में एक शिकायत दर्ज कराई है। आरती गौड़ ने दोनों से जान का खतरा बताते हुए कार्रवाई की मांग की है। वहीं दूसरी ओर क्रांति कुपरुवान ने सभी आरोपों को निराधार बताया और कहा कि वो सभी जांच के लिए तैयार हैं। जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो पौड़ी का ये पूरा मामला है जहां पर आरती गौड़ ने छवि खराब करने का आरोप लगाया है 2 लोगों पर, जिनमें से क्रांति कुपरुवान और सीपी भट्ट है जिन पर ये आरोप लगाया है। आरती गौड़ ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की है। वहीं क्रांति का कहना है कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से गलत हैं और वो हर तरह की जांच के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ये जो भादसी के जिला पंचायत सदस्य क्रांति कुपरुवान जी, इन्होंने 200-250 लोगों के एक यमकेश्वर विधानसभा के ग्रुप में मुझे आपत्तिजनक शब्द लिखे हैं और जिसका मैंने विरोध करने के लिए या फिर जिसका मैंने स्पष्टीकरण मांगने के लिए उन्हें फ़ोन किया। उन्होंने फ़ोन पे मुझसे माफ़ी मांग ली थी। उसके बाद दोबारा उन्होंने रात को शराब पी करके 1 बजे रात मुझे कॉल किया और उन्होंने मेरे निजी जीवन पर बहुत अपशब्द कहे, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और मेरा सिर्फ मैं यहाँ पर आई हूँ, आज इसलिए आई हूँ कि क्योंकि एक महिला जब आगे बढ़ती है उसको सिर्फ चरित्र पर उसका उंगली उठाया जाता है। और मैं चाहती हूँ कि समाज की, मैं इस यमकेश्वर की बेटी हूँ और मैं सैकड़ों महिलाओं की लड़ाई कैसे लड़ूंगी जब मैं खुद में असुरक्षित रहूँगी। और मुझे जिला पंचायत सदस्य ने ये भी धमकी दी है कि तुम यमकेश्वर आओ तो मैं तुम्हें देख लूँगा। मैंने हम पे आरोप लगा रहे कि मैंने उनके व्यक्तिगत जीवन पर कटाक्ष किया था। पहले तो वो साबित करें, जो सोशल मीडिया के माध्यम से वो बोल रहे कि मैंने उनको लिखा। अगर वो साबित करते हैं, आज हम थाने में उनसे पहले मैंने रिपोर्ट लिखवाई, इसीलिए लिखवाई है क्योंकि वो सोशल मीडिया पर मेरे लिए आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे कि मैंने उनके चरित्र के बारे में कुछ गलत कहा है। अगर कोर्ट से लेके थाने से लेकर अगर ये साबित होता है कि मैंने उनके चरित्र के बारे में व्यक्तिगत कोई टिप्पणी की है या उनके लिए कुछ लिखा है, तो अगर मैं दोषी होऊंगा तो मैं अपने पद से इस्तीफा देने को तैयार हूँ। लेकिन वो महिला सिर्फ अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए सब कर रही है, क्योंकि क्षेत्र में उन्होंने विकास कार्यों में अब तक साथ में कुछ किया नहीं है। 1 रुपये का काम उन्होंने अभी तक किया नहीं है। जो किया है उसमें उनकी सब धांधली चल रही है। इसलिए अब जनता के बीच में बने रहने के लिए कि किस तरह से जनता के बीच में बना जाए, इसलिए वो सब आरोप मेरे पर लगा रही है। लेकिन मैं आप निश्चित कह रहा हूँ कि आज कंगना रनौत जैसा जो माहौल है इस देश में, वो आरती गौड़ जी नहीं बन सकती है। इनकी तैयारी दे दी है, जो इसमें बनेगा वो कार्रवाई इसमें की जाएगी। एक्चुअली इनका दोनों ही जिला पंचायत सदस्य हैं। अब आपस में शायद टेलीफोन या व्हाट्सएप के माध्यम से क्या बात हुई क्या नहीं, इसे हमें एड्रेस कलेक्शन कर रहे हैं। जो जिसके बारे में बनेगा उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। धारचूला के पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री जनजातीय आयोग कैलाश रावत आकस्मिक निधन हो गया है। उनकी तबीयत अचानक खराब हुई और उन्होंने हल्द्वानी ले जाते समय दम तोड़ दिया। कैलाश रावत एक सामाजिक व्यक्ति थे। वहीं कैलाश रावत के निधन पर बीजेपी और कांग्रेस नेताओं ने दुख व्यक्त किया है। तो धारचूला में पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री कैलाश रावत का निधन हुआ है। कैलाश रावत ने एक अच्छा सफर तय किया और कैलाश रावत के निधन से प्रदेश में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। हर कोई उन्हें याद कर रहा है। परिवार के प्रति सांत्वना भी लगातार दी जा रही है। तो पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री कैलाश रावत के निधन से पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है।
उनका कहना है कि वो एक सामाजिक व्यक्ति थे, समाज से जुड़े रहते थे और हर छोटे बड़े काम में वो लगातार आगे रहते थे और जनता की मदद भी किया करते थे। मैं कैलाश रावत दा के घर से बात कर रही हूँ। उनके अभी अंतिम यात्रा जब निकली थी उस समय से मैं यहाँ पे रही हूँ। कैलाश दा इस प्रकार के नेता थे, वो न किसी जाति से न किसी और संप्रदाय से किसी भी प्रकार की भेदभाव की भावना उनके अंदर नहीं थी। वो इतनी पुण्य आत्मा थी कि मतलब हम कह नहीं सकते, अपने शब्दों में उनके बारे में कोई बयान नहीं कर सकते। वो हम सबके चहेते धारचूला के एक लोकप्रिय नेता भी रह चुके हैं और एक पारिवारिक संबंध के तौर पे भी वो हमारे साथ उठना बैठना उनका आज तक रह चुका है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे और शक्ति दे। मैं एक भाजपा से महिला मोर्चा से मतलब वो रखती हूँ। कांग्रेस कमेटी की जिलाध्यक्ष आज हमारे क्षेत्र में, हमारे धारचूला में जो क्षति हुई है माननीय पूर्व दर्जाधारी कैलाश रावत जी के रूप में, सालों लगेंगे पार्टी को उभरने में और हमारे क्षेत्र के लोगों को उनको भुलाने में सालों लगेंगे। और बड़े दुख का ये विषय है कि इतने अच्छे और जो दूसरों के हमेशा सहयोग करते हैं, मेरे राजनीतिक गुरु और दूसरों की हमेशा सहयोग, हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले, पार्टी के लिए तत्पर रहने वाले व्यक्तित्व आज उनकी इतनी जल्दी ऐसे हो गया। हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि उनके साथ ऐसा हुआ। भगवान से मैं प्रार्थना करूंगी कि उनके घर वाले और उनके परिवार वालों को और पार्टी के सभी लोगों को, हम लोगों को उनके दुख को सहने की शक्ति दे और उनकी पुण्य आत्मा को प्रभु अपने चरणों में जगह दे। तो कैलाश रावत के निधन से पूरे क्षेत्र में दुख का माहौल है। कांग्रेस बीजेपी दोनों कैलाश रावत को याद कर रहे हैं, उनके परिवार के प्रति सांत्वना भी दे रहे हैं। साथ ही साथ उनका कहना है कि वो समाज से जुड़े हुए थे और लगातार हर किसी के लिए, हर क्षेत्र में वो हर जगह अवेलेबल रहते थे काम करने के लिए, किसी को भी छोटा या बड़ा नहीं मानते थे।